इंपॉर्टेंट फुटबॉल मैच में रेफरी है। ओके फाइनल मैच है, एक टीम को आप सीक्रेटली सपोर्ट करती हैं और दूसरी टीम में आपका बेस्ट फ्रेंड खेल रहा है। नाउ एज अ रेफरी आपकी ड्यूटी है टू बी कंप्लीटली फेयर, हाँ बिल्कुल लेकिन आपका दिल कहता है काश मेरा दोस्त जीत जाए। ये जो ट्रिकी सिचुएशन है दोस्त, यही कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का कोर है। सही बात है। अब सोचिए जब यही डिलेमा एमपीज, आईएएस ऑफिसर्स और जजेस फेस करते हैं तो स्टेक्स कितने हाई हो जाते हैं। बिल्कुल, और पब्लिक सर्विस में इसी डिलेमा को नेविगेट करना ही सबसे बड़ा टेस्ट है। पब्लिक ट्रस्ट इसी बात पर टिका है कि फैसले फेयर हैं या नहीं। एग्जैक्टली तो ऐसी ट्रिकी सिचुएशंस को मास्टर करने के लिए सबसे पहले वो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। बिल्कुल सही। आज हमारा फोकस एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर है जो पब्लिक सर्विस की नींव है, इंटेग्रिटी एंड इम्पार्शियलिटी। करेक्ट। हम समझेंगे कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है, इसके डिफरेंट शेड्स क्या हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट इसे एथिकली मैनेज कैसे किया जाता है। तो आज हमारा लर्निंग मैप क्या है? हम 3 इंपॉर्टेंट सवालों की गहरी चर्चा करेंगे, ऑल फ्रॉम प्रीवियस यूपीएससी पेपर्स। हाँ, पहला 2018 से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या है और एक्चुअल वर्सेस पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स में क्या डिफरेंस है। फंडामेंटल क्वेश्चन। दूसरा 2017 से पब्लिक सेक्टर में इस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है, सॉल्यूशंस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। और तीसरा 2015 से अगर आप एज अ पब्लिक सर्वेंट इस सिचुएशन में फंस जाती हैं तो आप ऐसे कैसे रिजॉल्व करेंगी? एक पर्सनल एक्शन प्लान। अ वेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। ओके, लेट्स अनपैक दिस। पहला सवाल साल 2018 से। ओके, व्हाट इज मेंट बाय कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट? Illustrate with examples the difference between the actual and potential conflicts of interest. Broad micro theme है understanding conflict of interest, actual versus potential. बहुत ही बिल्कुल फंडामेंटल क्वेश्चन है। सिंपल टर्म्स में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तब होता है जब एक इंडिविजुअल के पर्सनल इंटरेस्ट जैसे फाइनेंशियल, फैमिली, हाँ, चाहे वो फाइनेंशियल हो, फैमिली से रिलेटेड हो, या दोस्ती से उसकी प्रोफेशनल ड्यूटीज या पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ क्लैश करते हैं, टकराने लगते हैं। एग्जैक्टली ये क्लैश उसकी डिसीजन मेकिंग को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। बेसिकली सही और गलत के बीच में एक पर्सनल एंगल आ जाता है। अच्छा, इसको थोड़ा और सिंपल करते हैं। मान लीजिए एक टीचर है जिनका अपना बच्चा उन्हीं की क्लास में पढ़ता है। ओके, गुड एग्जांपल। यहाँ एक कॉन्फ्लिक्ट है। टीचर की प्रोफेशनल ड्यूटी है सभी स्टूडेंट्स को फेयर मार्क्स देना, लेकिन उनका पर्सनल इंटरेस्ट है कि उनका बच्चा अच्छा परफॉर्म करे। ये वही ड्यूटी वर्सेस पर्सनल इंटरेस्ट की क्लासिक स्ट्रगल हुई ना। परफेक्ट एनालॉजी। अब इसको यूपीएससी आंसर के स्ट्रक्चर में फिट करते हैं। आपका इंट्रोडक्शन कॉन्टेक्स्ट सेट करता है। राइट, स्टार्ट विद द कोर आइडिया। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पब्लिक ट्रस्ट को इरोड करता है, और यहाँ आप प्लेटो की द रिपब्लिक का रेफरेंस दे सकते हैं। प्लेटो इंट्रोडक्शन में हिस्टोरिकल फिगर्स जैसे प्लेटो को मेंशन करना क्यों इंपॉर्टेंट है? ये आपके आंसर को एक ब्रॉडर इंटेलेक्चुअल कॉन्टेक्स्ट देता है। ये दिखाता है कि आपने कॉन्सेप्ट को डीपली समझा है। प्लेटो ने कहा था कि रूलर्स को कॉमन गुड को पर्सनल गेन से ऊपर रखना चाहिए। वाओ, और इसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट से कैसे जोड़ सकते हैं? आर्टिकल 51A जैसे। बिल्कुल, पर आर्टिकल 51A तो सिटीजन्स ड्यूटीज के बारे में है। ये पब्लिक सर्वेंट्स पर कैसे अप्लाई होता है? अच्छा सवाल है। देखिए, अगर एक आम सिटीजन से इंटेग्रिटी एक्सपेक्ट की जाती है तो एक पब्लिक सर्वेंट से जिसके पास पब्लिक पावर है ये एक्सपेक्टेशन और भी ज्यादा होती है। इट सेट्स अ बेसलाइन फॉर एथिकल कंडक्ट। गॉट इट। तो इंट्रोडक्शन सेट, अब आते हैं मेन बॉडी पर, यानी टाइप्स एंड एग्जांपल्स। पहला टाइप है ड्यूटी वर्सेस पर्सनल गेन। इसका क्लासिक एग्जांपल है अ गवर्नमेंट ऑफिशियल अवॉर्डिंग अ कॉन्ट्रैक्ट टू अ कंपनी ओन्ड बाय देयर फैमिली मेंबर। ये सीधा सीधा फाइनेंशियल गेन का मामला है। सोर्स में 2G स्पेक्ट्रम एलोकेशन केस का जिक्र है। उसमें एग्जैक्टली कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या था? उसमें आरोप था कि रूल्स को बेंड करके कुछ सिलेक्ट कंपनीज को स्पेक्ट्रम लाइसेंसेस दिए गए। इससे पब्लिक एक्सचेकर को नुकसान हुआ और डिसीजन मेकर्स को पोटेंशियली पर्सनल गेन। ड्यूटी थी मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट करना, पर्सनल इंटरेस्ट था कुछ कंपनीज को फेवर करना। राइट। दूसरा टाइप है कॉन्फ्लिक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हाँ, इसमें 2 ड्यूटीज आपस में टकराती हैं। इमेजिन एक डॉक्टर जो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के बोर्ड पर भी है। ओके। उसकी ड्यूटी है पेशेंट को बेस्ट सस्ता इलाज देना, बट एज अ बोर्ड मेंबर उसकी लॉयल्टी कंपनी की तरफ भी है। वो महंगी दवाई प्रिस्क्राइब कर सकता है इवन इफ चीपर ऑल्टरनेटिव्स एग्जिस्ट। समझ गए। और तीसरा है इम्पार्शियलिटी वर्सेस बायस। यहाँ पर्सनल रिलेशनशिप्स जजमेंट को क्लाउड कर देते हैं। जैसे एक जज अपने ही दोस्त के केस की सुनवाई कर रहा हो, या उनकी ड्यूटी ऑफ इम्पार्शियलिटी और पर्सनल लॉयल्टी आमने सामने आ जाती हैं। जस्टिस कारण केस इसका एक एग्जांपल है। मेरा एक सवाल है, हर पॉइंट के लिए एक स्पेसिफिक वेल नोन केस स्टडी मेंशन करना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी। ये आपके आर्गुमेंट को क्रेडिबिलिटी देता है और थियोरेटिकल पॉइंट्स को रियल वर्ल्ड इवेंट से जोड़ता है। इट मेक्स योर आंसर मोर इंपैक्टफुल। ओके, दैट मेक्स सेंस। अब क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पर आते हैं, एक्चुअल वर्सेस पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट। राइट। एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये तब होता है जब कॉन्फ्लिक्ट रियल टाइम में हो रहा है और डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर रहा है। एग्जाम्पल, एक मिनिस्टर इनसाइड इन्फॉर्मेशन का यूज करके स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट कमा रहा है। ये हो चुका है, इट्स रियल। हर्षद मेहता स्कैम में इनसाइडर ट्रेडिंग एक एलिमेंट था। बिल्कुल। तो क्या एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट हमेशा इलीगल होता है? जरूरी नहीं, बट इट्स ऑलवेज अनएथिकल। कई बार जैसे इनसाइडर ट्रेडिंग ये इलीगल भी होता है। द मेन पॉइंट इज दैट अ बायस इज एक्टिवली एट प्ले। गॉट इट। और पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ अभी तक कुछ गलत नहीं हुआ है बट फ्यूचर में होने का पूरा चांस है। अच्छा, जैसे एक सिविल सर्वेंट के पास एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में शेयर्स हैं और वो ऐसी पोजीशन पर है जहां इन फ्यूचर वो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के कॉन्ट्रैक्ट देगा। एग्जैक्टली। हो सकता है वो हमेशा फेयर रहे बट अ पोटेंशियल फॉर बायस एग्जिस्ट्स। सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1964
ऐसी सिचुएशंस को एड्रेस करते हैं। तो इस आंसर को बेस्ट तरीके से कंक्लूड कैसे करें? क्लियरली एक्चुअल और पोटेंशियल का डिफरेंस बताते हुए कंक्लूड करें। फिर एक फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट थे कि इन कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेज करने के लिए ट्रांसपेरेंसी जैसे आरटीआई एक्ट और स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज कितनी जरूरी हैं। दिस टाइज एवरीथिंग टुगेदर। ब्रिलियंट। चलो एक पॉज लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। एक्सप्लेन एक्चुअल एंड पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट टू अ फ्रेंड इन योर ओन वर्ड्स। टाइम टू रिहर्स। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इज व्हेन पर्सनल इंटरेस्ट कैन करप्ट प्रोफेशनल ड्यूटी। ये या तो अभी हो रहा है एक्चुअल, या फ्यूचर में होने का रिस्क है पोटेंशियल। समझे? ओके, ये तो समझ आ गया कि प्रॉब्लम क्या है, बट द रियल क्वेश्चन इज इसको सॉल्व कैसे करें? लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम 2017. लेट्स डू इट। Conflict of interest in the public sector arises when A. Official duties, B. Public interest, and C. Personal interests are taking priority one above the other. How can this conflict in administration be resolved? Describe with an example. This question directly asks for the solution. The broad micro theme is resolving conflict of interest in administration. और इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का गोल्डन रूल है कि पब्लिक इंटरेस्ट हमेशा सबसे ऊपर होना चाहिए। Exactly. जब पर्सनल इंटरेस्ट या इवन ऑफिशियल ड्यूटी इससे ऊपर चली जाती है, तब प्रॉब्लम शुरू होती है। इसका एक एग्जाम्पल सोचते हैं। एक म्यूनिसिपल ऑफिसर को एक नए मॉल के कंस्ट्रक्शन को अप्रूव करना है। ओके। ए. उसकी ऑफिशियल ड्यूटी है जोनिंग लॉज को फॉलो करना। बी. पब्लिक इंटरेस्ट कहता है कि उस जगह पर पार्क बनना चाहिए। और सी. उसका पर्सनल इंटरेस्ट हो सकता है मॉल डेवलपर से मिली हुई ब्राइब। देखा तीन चीजें कैसे टकरा रही हैं? बिल्कुल। द एथिकल चॉइस इज टू प्रायोरिटाइज बी. पब्लिक इंटरेस्ट। अब इसकी सोल्यूशन को स्ट्रक्चर करते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या लिखना चाहिए? शुरुआत कीजिए विद द कोर प्रिंसिपल, पब्लिक इंटरेस्ट इज पैरामाउंट। यहाँ आप कौटिल्याज अर्थशास्त्र का रेफरेंस दे सकते हैं। कौटिल्य जैसे एंशिएंट इंडियन थिंकर्स को कोट करना आंसर को कैसे बेटर बनाता है? ये दिखाता है कि एथिकल गवर्नेंस के प्रिंसिपल्स इंडिया के लिए नए नहीं हैं। इट एड्स हिस्टोरिकल वेट एंड शोज योर डाइवर्स नॉलेज बेस। कौटिल्य ने कहा था, इन द हैप्पीनेस ऑफ हिज सब्जेक्ट्स लाइज द किंग्स हैप्पीनेस। वाओ! और इसके साथ डियोंटोलॉजिकल एथिक्स को भी कनेक्ट कर सकते हैं। सिंपल टर्म्स में व्हाट इज दैट? It's the idea that some actions are morally right or wrong in themselves, regardless of the consequences. For a public servant, being impartial is a moral duty. Period. रिजल्ट कुछ भी हो, आपको अपनी ड्यूटी निभानी है। गॉट इट। ड्यूटी बेस्ड एथिक्स। अब आते हैं बॉडी पर। पब्लिक इंटरेस्ट को बनाए कैसे रखें? 3 की पॉइंट्स हैं। पहला, इम्पार्शियलिटी इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजंस मेरिट पर होने चाहिए, पर्सनल बायस पर नहीं। यहाँ जस्टिस के.एस. पुट्टस्वामी केस राइट टू प्राइवेसी का एग्जाम्पल परफेक्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने सिटीजन के राइट्स को एक्सटर्नल प्रेशर से ऊपर रखा। बिल्कुल। दूसरा पॉइंट, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। सरकारी कामकाज में ओपननेस होनी चाहिए। इसका सबसे बड़ा टूल है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। But how does the RTI Act actually help prevent conflict of interest? It allows any citizen to question decisions and access documents. This fear of scrutiny forces officials to be transparent और अपने actions के लिए valid reason रिकॉर्ड करते हैं। इससे personal interest को फेवर करना harder हो जाता है। Makes sense. और तीसरा पॉइंट? Codes of conduct. Public officials के लिए clear guidelines होनी चाहिए, जैसे Central Civil Services Conduct Rules 1964। पर सिर्फ मैकेनिज्म्स लिस्ट करना a good idea है या उन्हें एक्सप्लेन करना जरूरी है? Never just list. हमेशा पॉइंट को एक्सप्लेन कीजिए and back it up with a solid example. That's the key to scoring high marks. राइट। अब आते हैं डायरेक्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स पर। क्वेश्चन यही पूछ रहा है। हाँ, 3 की मैकेनिज्म्स हैं। पहला है डिस्क्लोजर। अगर किसी पब्लिक ऑफिशियल का कोई पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तो उन्हें उसे डिक्लेयर करना चाहिए। जैसे द लोकपाल एंड लोकायुक्तास एक्ट 2013 पब्लिक सर्वेंट्स को अपने एसेट्स डिक्लेयर करने को कहता है। ओके। दूसरा है रिक्यूजल, मतलब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से खुद को अलग कर लेना। हाँ, इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है जजेस का रिक्यूज करना उन केसेस से जिनमें उनके फैमिली मेंबर्स इन्वॉल्व हों। और तीसरा? इंडिपेंडेंट ओवरसाइट। एक्सटर्नल बॉडीज होनी चाहिए जो इन मामलों की जांच कर सकें, जैसे इंडिया में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी सीवीसी है। तो व्हाट इज द मेन रोल ऑफ द सीवीसी हियर? सीवीसी एक्ट्स एज एन इंडिपेंडेंट वॉचडॉग। इट इन्वेस्टिगेट्स करप्शन कंप्लेंट्स और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को एडवाइस भी करती है ऑन हाउ टू मेंटेन इंटेग्रिटी एंड प्रिवेंट सच कॉन्फ्लिक्ट्स। So how do you tie everything together in the conclusion for this answer? समराइज द मैकेनिज्म्स, डिस्क्लोजर, रिक्यूजल, ओवरसाइट और उन्हें इंटेग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी और पब्लिक ट्रस्ट के कोर आइडिया से लिंक बैक कीजिए। आप एरिस्टोटल्स वर्च्यू एथिक्स का जिक्र करके कंक्लूड कर सकते हैं कि रूल्स के अलावा ऑफिशियल्स में वर्चुअस ट्रेट्स कल्टीवेट करना भी जरूरी है। Awesome explanation. Okay, your turn. Pause करके प्रैक्टिस कीजिए. Name the 3 main ways to resolve a conflict of interest. Go on, say it out loud. Disclosure, recusal, and what's the third one? To resolve conflicts, you need transparency through disclosure, fairness through recusal, and accountability through oversight. Got it? तो हमने प्रॉब्लम समझी, सोल्यूशन भी देखा. But what if ये कॉन्फ्लिक्ट आपके सामने आ जाए? How do you as a public servant handle it? This is the real test. Let's dive into our final question from 2015. Public servants are likely to confront with the issues of conflict of interest. What do you understand by the term conflict of interest, and how does it manifest in the decision-making by public servants? If faced with a conflict of interest situation, how would you resolve it? Explain with the help of examples. ये question personal और practical है. यहाँ examiner आपसे आपका action plan पूछ रहा है. The broad micro theme is personal strategies for handling conflict of interest. पहले पार्ट में definition है, but इसमें एक नया dimension add करना important है. Perceived conflict of interest. Yes. ये perceived वाला point काफी interesting है. Why is a perceived conflict of interest so damaging? Because public trust is built on perception. अगर पब्लिक को लगता है कि सिस्टम बायस्ड है,
तो उनका पूरे सिस्टम से विश्वास उठ जाता है, भले ही रियलिटी में सब कुछ फेयर हो रहा हो। ओहो, आई सी। एग्जाम्पल से समझो, आप स्कूल के स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट हो और आपको स्कूल फेस्ट के लिए स्टेशनरी खरीदनी है। आपके अंकल की स्टेशनरी शॉप है और वो मार्केट में सबसे सस्ता प्राइस दे रहे हैं। ओके। आपने ईमानदारी से उन्हीं से खरीदा। टेक्निकली यू डिड नथिंग रॉन्ग, बट बाकी स्टूडेंट्स क्या सोचेंगे? यही कि आपने अपने अंकल को फेवर किया। दिस इज अ परसीव्ड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कूल ना? प्रिसाइसली, दैट्स अ ब्रिलियंट एग्जाम्पल। भले ही आप फेयर हो, अगर लोगों को लगता है कि आप बायस्ड हो तो ट्रस्ट खत्म हो जाता है। तो आंसर की शुरुआत में ही कॉन्फ्लिक्ट के टाइप्स को डिफाइन करना एक गुड स्ट्रैटेजी है। यस, इट इज एन एक्सीलेंट स्ट्रैटेजी। इस आंसर की शुरुआत में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को डिफाइन करें, बट इस बार इसके तीनों टाइप्स को इंट्रोड्यूस करें: एक्चुअल, पोटेंशियल एंड परसीव्ड। इट इमीडिएटली डेमोन्स्ट्रेट्स द ब्रेथ ऑफ योर नॉलेज। गॉट इट। अब क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है, हाउ डज इट मैनिफेस्ट। यहाँ हम तीनों टाइप्स को एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करेंगे। हाँ, एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट, डायरेक्ट क्लैश। एग्जाम्पल, एक सिविल सर्वेंट अपने फैमिली मेंबर की कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देता है। और पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट, इसका एक एग्जाम्पल। पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट मतलब फ्यूचर क्लैशेस पॉसिबल। एग्जाम्पल, एक अर्बन प्लानिंग ऑफिसर उस जमीन में इन्वेस्ट करता है जिसे फ्यूचर में रीजोन किया जा सकता है। तो इन द पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट एग्जाम्पल, व्हाट इज द एथिकल वे फॉर द ऑफिशियल टू एक्ट? The official should either sell that investment immediately, or if rezoning comes up for discussion, they must disclose their financial interest and completely recuse themselves from the decision-making process. क्लियर। और परसीव्ड कॉन्फ्लिक्ट का एग्जाम्पल, जैसे एक जज एक ऐसी कंपनी के केस की सुनवाई कर रहा है जहां वो पहले काम करते थे। बिल्कुल, भले ही वो impartial हो, बाहर एक perception of bias बन सकता है। ओके। अब इफ फेस्ड विद जैसे पर्सनल क्वेश्चंस का आंसर कैसे फ्रेम करें? Use first-person language. If I were faced with this situation, my first step would be, this makes the answer direct, personal, and exactly what the question demands. ठीक है, तो अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, हाउ वुड यू रिजॉल्व इट? आपका एक्शन प्लान? Yes, a three-step approach is best: clear, practical, और ethical. स्टेप 1, 1. Disclosure and transparency. सबसे पहले मैं इस सिचुएशन को ओपनली डिक्लेयर करूंगा। आई वुड इन्फॉर्म माई सुपीरियर्स अबाउट माई पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे जस्टिस कुरियन जोसेफ ने एक केस से रिक्यूज किया था जिसमें उनका एक रिलेटिव इन्वॉल्व था। ट्रांसपेरेंसी इज द फर्स्ट स्टेप। स्टेप 2 आई गेस, रिक्यूजल। हाँ। 2, रिक्यूजल विड्रॉल। डिस्क्लोजर के बाद मैं उस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से खुद को कंप्लीटली अलग कर लूंगा। एग्जाम्पल, अगर मैं पहले शेल कंपनी में काम करता था और अब गवर्नमेंट में एनवायरमेंटल रेगुलेशंस बना रहा हूं, तो शेल से रिलेटेड किसी भी डिसीजन से मैं रिक्यूज करूंगा। और स्टेप 3, अगर सिचुएशन कॉम्प्लेक्स है और मैं श्योर नहीं हूं कि क्या करना है। Then 3. Seeking independent advice. I would seek guidance from a higher authority, an ethics committee, या Central Vigilance Commission (CVC) से। Besides the CVC, who else could a public servant seek advice from? Advisor or a specially designated ethics officer within the ministry, if one exists. तो कंक्लूजन में गांधीयन प्रिंसिपल्स जैसे ट्रस्टीशिप को मेंशन करना कैसा रहेगा? बहुत अच्छा. It adds a strong ethical and philosophical closing. It shows that for you, public office is not a position of power, but a position of trust. Perfect. Okay, last practice session. Imagine you face a conflict of interest. What are your 3 steps? Pause करके जोर से बोलिए, disclose, recuse and Practice? if you face a conflict, the mantra is disclose, recuse and if in doubt, ask for advice. Simple, right? तो दोस्तों, what a session. हमने conflict of interest की पूरी कहानी समझी, from definition to resolution. Yes, this was a truly deep analysis. Let's quickly recap everything we've learned. The broad micro theme was conflict of interest and conflict in administration. Yes. पहला we learned what conflict of interest is, the clash between personal interest and public duty. हमने actual, potential और perceived के बीच का फर्क समझा, राइट? जो अभी हो रहा है, जो फ्यूचर में हो सकता है और जो सिर्फ लग रहा है। दूसरा हमने देखा कि पब्लिक सेक्टर में इसको आमतौर पर डिस्क्लोजर, रिक्यूजल और इंडिपेंडेंट ओवरसाइट बॉडीज जैसे सीवीसी के थ्रू रिजॉल्व किया जाता है। की प्रिंसिपल, पब्लिक इंटरेस्ट सबसे ऊपर, याद है ना? बिल्कुल. और आखिर में हमने एक पर्सनल एक्शन प्लान बनाया। अगर आप इस सिचुएशन में हैं तो आपको ट्रांसपेरेंट होना है, डिस्क्लोज, डिसीजन से हटना है, रिक्यूज और गाइडेंस लेनी है, सीक एडवाइस। बिल्कुल. और अब एक फाइनल प्रोवोकेटिव थॉट सबके लिए। यहाँ एक और सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। इन टुडेज हाइपर कनेक्टेड वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया, जहाँ एक पब्लिक सर्वेंट की पर्सनल लाइफ पहले से कहीं ज्यादा विजिबल है, क्या पर्सनल इंटरेस्ट और पब्लिक ड्यूटी के बीच की लाइन और भी ज्यादा धुंधली हो जाती है? That's a very relevant question. क्या एक सिंगल इंस्टाग्राम पोस्ट या एक ट्वीट से नए तरह के परसीव्ड कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो सकते हैं? इस पर सोचना जरूर। Definitely. This is a modern ethical challenge. और अगर ये गहरी चर्चा पसंद आई तो चैनल को सपोर्ट करना मत भूलिएगा। हिट दैट लाइक, ड्रॉप अ कमेंट विद योर थॉट्स ऑन आवर फाइनल क्वेश्चन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सब्सक्राइब फॉर मोर। मिलते हैं अगले सेशन में।